बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दाऊद अज़ीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप जॉइन करते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे जिस मौजू पर, वो ये है कि पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा इस वक़्त क्या है, क्या हो रहा है और ये जो कुछ हो रहा है इसके आने वाले दिनों में, चंद एक महीनों में इसके असरात क्या मुरतब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। और वीडियोज़ अगर पसंद आए, मेरे तज़्ज़िये से मुत्तफ़िक हों तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम हैं, मुझे अपने वीडियो के कंटेंट्स बेहतर बनाने में उससे मदद मिलती है, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मौज़ू की तरफ चलते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे पर इस वक़्त क्या हो रहा है, अगर मैं इसे एक जुमले में समो दूँ, एक जुमले में सम अप करूँ तो वो ये है, वो एक पंजाबी का लफ्ज़ है, अगरचे उसका डिक्शनरी में तो शायद वजूद ना हो, लेकिन आम बोलचाल की ज़ुबान में कहा जाता है, उसे कहा जाता है कड़मस पड़ा हुआ है। कड़मस, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करना चाहता है, ये क्या हो रहा है? कड़मस पड़ा हुआ है, इसे पंजाबी में कहते हैं। यानी कि बिल्कुल एक मैं वो मेरे पे, तू मेरे पे, मैं तेरे पे, ये इस किस्म के मामलात हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ़ अदालती निज़ाम को देख लें इस वक़्त, तो एक जुमला और बोलूँगा और उस जुमले में सम अप करूँगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये नाज़रीन इसलिए हो रहा है, जो भी आप इस वक़्त कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, अदालती कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, चंद एक इस्तिस्ना के साथ, और जो कुछ आप पुलिस एक्शन, पुलिस गर्दी देख रहे हैं, जो आरओज़ और डीआरओज़ वग़ैरह जो जिस तरह से कागज़ात मुस्तरद कर रहे हैं, पहले उन्होंने मंज़ूर नहीं किए, कागज़ात नामज़दगी छीन कर लोग भाग गए लोगों के, और फिर जिस तरह से कागज़ात जमा नहीं होने दिए गए और जो जमा हो गए, उन्हें जिस तरह से 90% पीटीआई के उम्मीदवारान को के कागज़ात मुस्तरद किए गए। तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, और वो है जो आप सब जानते हैं कि पीटीआई को किसी तरह या तो इंतखाबात से बाहर रखा जाए और इंतखाबात करवाए जाएँ, और अगर वो उनके कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हो जाएँ, जैसे कि अब ट्राइब्यूनल जो है, अपील ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशंस के, उसमें अप्रूव होना शुरू हो गए हैं, तो फिर कोई बहाना लगाकर इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए जाए। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा, बल्ले का निशान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है कि ये शनाख्त है एक पार्टी की। एक वोटर जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वो नाम नहीं पढ़ सकता उम्मीदवार का, तो वो निशान देख के उसे पता है कि ये निशान मेरी पार्टी के उम्मीदवार का है, तो वो उस पर ठप्पा लगाता है, उस पर वोट करता है। अगर ये निशान छिन जाए तो इसकी वजह से उस पार्टी की शनाख्त वोटर्स के लिए ख़त्म हो जाती है। यही बात चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने कही है, बड़े सीनियर कानूनदान हैं, बहुत कानून और आइन की बारीकियाँ समझते हैं। उनका यही कहना है कि इंतखाबी निशान ना तो पार्टी का है, ना उम्मीदवार का है, ये अवाम का है, ये अवाम को बताने के लिए है, तो आप शनाख्त किसी से कैसे छीन सकते हैं? ये जो निशान छीना जा रहा है, अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि अगर ये निशान यानी बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद हुआ, तो मेरी नाकिस राय में, मुझ नाचीज़ की राय में, मेरे ख़्याल में तो इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे फिर। कोई ना कोई बहाना लगेगा, मुआशी इमरजेंसी का बहाना भी लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त फिर डिफ़ॉल्ट की हद को पहुँच चुका है। डिफ़ॉल्ट तो बहुत पहले हो चुका है टेक्निकली, लेकिन उसे अनाउंस नहीं किया जाता। उसके बाद जो आईएमएफ से थोड़ी बहुत मदद आई इधर-उधर से, उसकी वजह से थोड़ा-सा सहारा मिला। लेकिन अब दोबारा मामलात उस हद तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान का बहाना बनाकर ये 8 फरवरी वाले इलेक्शन अभी भी मुलतवी किए जा सकते हैं, मुआशी इमरजेंसी के नाम पर। ये बात याद रखिएगा। 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर, जैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने फरमाया था कि ये पत्थर पर लकीर है और ये बदलेंगे नहीं। तो ठीक है जी, पत्थर पर लकीर मौजूद रहेगी, लेकिन अगर कोई पत्थर ही उठा के ले गया और पत्थर का वजूद ना हुआ, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे और इस लकीर का क्या फ़ायदा होगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर पीटीआई को बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती है, तो फिर ये इलेक्शन जितनी मर्ज़ी भी धांधली कर दी जाए, उनके बगैर कोई जीत नहीं सकता। पीटीआई ही जीतेगी, कोई और पार्टी 13, 14, 15 जमातों का इत्तेहाद पूरी सरकारी मशीनरी के साथ, पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ, आरओज़, डीआरओज़ जो कुछ भी हैं, जो पूरी एक तामझाम है, अगर वो सब मिलकर भी उस इत्तेहाद और उन पार्टीज़ के साथ खड़े हो जाएँ, तो तहरीक-ए-इंसाफ की सीटें कुछ कम तो की जा सकती हैं। तो 10, 12, 15 सीटें शायद कम तो कर लेंगे, लेकिन उसे सादा अक्सरियत से बढ़ के 2 तिहाई अक्सरियत लेने से रोक नहीं सकेंगे, अगर ये इंतखाबी निशान बल्ले का मौजूद रहा बैलेट पेपर पर। लिहाज़ा पहले पूरी कोशिश तो यही है कि बल्ले का इंतखाबी निशान ना दिया जाए तहरीक इंसाफ को। उनके पास प्लान बी, प्लान सी क्या है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बल्ले का इंतखाबी निशान ना होने का नुकसान पीटीआई को काफ़ी हद तक होगा। अगर ये कोशिश नाकाम हुई,
اگر عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے جس طرح کے دوسرے امیدواروں کے ہو رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں تو جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کو چلانے والے، جو 74 سال سے 75 سال سے چلا رہے ہیں، کبھی سامنے آ کر کبھی پیچھے بیٹھ کر کٹ پتلیوں کے ذریعے سے، یہ الیکشن وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میں آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں کہ یہ پھر الیکشن 8 فروری کو ہونا تقریباً ناممکن ہی سمجھیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہی تھی، اس کا حصہ کہ ان موجودہ واقعات جو ہو رہے ہیں نا، جو عدالتوں سے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے استثناء کے ساتھ، پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ابراہیم صاحب بہت احسن کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ قانون کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی قانون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جج اڑ جائے تو پھر کوئی بھی طاقت، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ، کوئی باوردی، بغیر وردی، سور وردی، کوئی شخص یا کوئی ادارہ اسے قانون پہ انصاف مہیا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ بات دیکھ لی ہے۔ اللہ کرے کہ باقی ملک کی عدالتوں میں بھی اس قسم کی مثالیں ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں، لیکن بہرحال اس کی امید تو نہیں ہے۔ تو یہ جو عدالتوں سے فیصلے جس طرح سے لیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے یہ پولیس گردی اور یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ تحریک انصاف کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے، ان کو حکومت بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ موقع دے دیں گے اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی اور حکومت بنائیں گے، تو اس کے آنے والے دنوں میں کیا نتائج سامنے آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ بہادر کی شدید ترین مخالفت ہے عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کی حکومت بننے کی۔ وجوہات اس کے سامنے ہیں، کیونکہ وہ یس سر کہنے والے بندے نہیں ہیں، وہ وائی سر یا نو سر کہنے والے بندے ہیں کہ نہیں جناب آپ کی بات تسلیم نہیں ہے، یا کیوں آپ کی بات تسلیم کریں۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے، غلامی کسی کی نہیں کریں گے۔ امریکہ آپ سے غلامی چاہتا ہے، دوستی نہیں چاہتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ امریکہ کبھی کسی کو دوست نہیں بناتا۔ یہ ان کے اپنے سیاستدانوں کے بیانات موجود ہیں کہ ہماری سیاست میں دوستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم وقتی ضرورت کے تحت اتحادی بناتے ہیں، اور وقتی ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اتحاد بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دوستی ان کی کسی کے ساتھ نہیں ہے سوائے اسرائیل کے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا مفاد وابستہ ہے۔ انہوں نے عربوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس پورے خطے کو ایک چھوٹے سے ملک کے ذریعے، اس لیے اس کے ساتھ بظاہر ان کی دوستی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی انتخابات جیت کر حکومت بنا لیتی ہے تو جو پلانز امریکہ کے ہیں اس وقت، خاص طور پہ اس خطے میں، ایران کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیا ہے، افغانستان میں وہ جس طرح سے دوبارہ اپنے تسلط کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے ڈرونز کے لیے وہ ایئرپورٹس مانگ رہے ہیں اور اس طرح کے تمام فیسلٹیز کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، کم از کم عمران خان کی حکومت یہ تو نہیں ہونے دے گی، چاہے ان پر معاشی دباؤ ڈالا جائے، چاہے آئی ایم ایف اپنا پروگرام بند کر دے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس متبادل منصوبے موجود ہیں۔ ان منصوبوں کو بروئے کار لا کر وہ کافی ویلتھ جنریشن کر سکتے ہیں، جس سے ملک فوری طور پر تو خوشحال نہیں ہوگا، لیکن یہ جو بدحالی کا دور جاری ہے کم از کم اس میں بریک ضرور لگ جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ موجودہ دور میں، بلکہ کسی بھی دور میں، پچھلے ماضی کی بھی بڑی بڑی مضبوط حکومتیں تباہ ہو گئیں کیونکہ ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا، معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ سوویت یونین کی مثال موجودہ ہسٹری میں، موجودہ تاریخ میں ہمارے سامنے ہے، کچھ زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ایک اتنی بڑی سپر پاور کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، کیونکہ وہ اپنے عوام کو معاشی انصاف نہیں دے سکی، وہاں پر معاشی بدحالی آئی جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو عمران خان صاحب اس معاشی بدحالی کو اگر بریک لگائیں گے تو پاکستان توانا ہوگا، مضبوط ہوگا، اور یہ چند ایک بڑی طاقتیں ہیں جن کو یہ بات قطعاً منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس علاقے میں کسی کو سپر پاور، کسی کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس خطے کی قسمت لکھنا چاہتے ہیں، ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے لیے امریکہ کی شدید ترین مخالفت ہے، لیکن ان کے اپنے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی نومبر میں الیکشن آ رہے ہیں اس سال میں۔ جی ہاں، جو بائیڈن جو امریکی صدر ہے اس وقت، وہ انتہائی شدید مشکلات کا شکار ہے اندرونی طور پہ۔ یوکرین کی جنگ نے ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا امریکہ میں ہوا، بہت ساری مشکلات کا وہ شکار ہے، بہت ساری مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری طرف سے ان کے اوپر پوری چڑھائی کی ہوئی ہے، اگرچہ انہوں نے بھی امریکی عدالتوں کو استعمال کر کے اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پابندی سپریم کورٹ سے ختم ہو جائے گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس وقت لوہے کا چنا بنا ہوا ہے امریکی صدر کے لیے آنے والے انتخابات کے لیے، تو وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن نہیں بھی لڑتا تو جو بھی امیدوار ان کی پارٹی کا نامزد ہوگا وہ جو بائیڈن کو انتہائی شدید ٹف ٹائم دے گا، اور عین ممکن ہے کہ جو بائیڈن یہ انتخابات ہار جائیں،
जिस तरह से वो अनपॉपुलर है। तो इस वजह से उनका मफाद ये है कि वो दुनिया को दिखाएँ कि किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ अमेरिका से बाहर खित्तों में कामयाब जा रही हैं, वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाते हैं, काम करते हैं। अमरीकी अवाम को देने के लिए उनके पास कुछ होना चाहिए। तो ये जो सख्ती इस वक़्त आप देख रहे हैं, इस सख्ती की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ लाना चाहते हैं। अमरीकी अवाम को बताना चाहते हैं कि हम अब भी सुपर पावर हैं और जो बाइडेन ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। ये याद रखिएगा, ये जो साइफ़र का मसला अमेरिका में उठाने जा रही है ना पीटीआई और बरतानिया में, ये उनके लिए बड़ी तशवीश का बायस है। और हो सकता है कि ये वाहिद वजह हो जिसकी वजह से वो मजबूर होकर इमरान खान के साथ कोई डील करने की कोशिश करें या उसको कोई रास्ता दें थोड़ा बहुत, ताकि ये मामला इस वक़्त जबकि अमेरिका में इलेक्शन सर पे हैं, ये काम अमरीकी अदालतों में ये मामला ना उठाया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है नाज़रीन इकराम कि अमरीकी अवाम ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी हुकूमत के ऊपर कोई इस किस्म का बदनाम निशान लगे, कोई बदनामी आए कि वो दूसरे मुल्कों में मुखालफत करते हैं, क्योंकि वो लोग अमरीकी अवाम जमहूरियत पसंद है। ये बात याद रखिएगा। अमरीकी हुकूमत एक अलहदा चीज़ है और अमरीकी अवाम एक अलहदा चीज़ है। बहुत सारे अमेरिकन्स के साथ मेरी दोस्ती है, उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, उठता-बैठता हूँ। अमूमी तौर पे अमरीकी अवाम एक इंसाफ पसंद और एक जमहूरियत पसंद कौम है। लिहाजा वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करते कि उनके हुक्मरान कोई ऐसा काम करें जो जमहूरियत के मुनाफी हो। और ये साइफर में जिस तरह से डोनाल्ड लू ने, एक दूसरे दर्जे के सफारतकार ने जिस तरह से पाकिस्तान को धमकी दी और जिस तरह से फिर रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ, अगर ये मामला अमरीकी अदालतों में उठा, अभी तो अमरीकी अवाम इससे बेखबर है। लेकिन अगर ये मामला उन अदालतों में उठाया गया, अमेरिका की अदालतों में, तो फिर अमरीकी अवाम में ये मामला उछलेगा, ये फैलेगा और जो बाइडेन के लिए बहुत सख्त हज़ीमत का बायस बनेगा। इसलिए वो ये नहीं चाहते कि ये मामला अमरीकी अदालतों में उठाया जाए। वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब की अगर हुकूमत बन जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात भी हैं, याद रखिएगा, अवाम अगर एक दफ़ा मिलके खड़ी हो जाए और वो तहैया कर ले कि जो कुछ मर्ज़ी हो, हमने वोट सिर्फ़ पीटीआई को डालना है, बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, सुबह सवेरे जाके इलेक्शन वहाँ पे पोलिंग बूथ पे लाइनें लगाते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं और वोट कास्ट करने के बाद उसकी हिफाज़त भी यकीनी बनाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो मौजूद रहते हैं वहाँ पर जब तक पोलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता और उस हलके का या उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने नहीं आ जाता। तो ये काम हो सकता है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी अभी भी इक़्तिदार में आ सकती है तमाम तर मुखालफत के बावजूद। इसके लिए अवाम को चौकन्ना रहना होगा, बस ये करना होगा। इक़्तिदार में आने के बाद पहला काम जो इमरान खान की गवर्नमेंट ये करेगी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो ये है कि ये अमेरिका को नाराज़ ना करते हुए, यानी उनके खिलाफ बयान नहीं देंगे, कोई ऐसे-वैसे काम नहीं करेंगे जिससे उनको हज़ीमत का सामना करना पड़े। उनके साथ ये एक तरह से न्यूट्रल रहेंगे, एक तरह से बस बराबरी के मुनासिब से ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन इनका झुकाव चाइना और रशिया की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। ये चाइना और रशिया पे डिपेंड करेंगे पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निकालने के लिए। सी पैक पर काम बर्क़ रफ़्तारी से शुरू हो जाएगा, दोबारा तेज़ हो जाएगा। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में या शायद दूसरे मुल्कों में अपने हुनरमंद भेजने के लिए मुआहदे करेगा और पाकिस्तान को इमरान खान साहब अगर वो 2/3 अक्सरियत से आते हैं, तो वो कवानीन में, आइन में बल्कि कहना चाहिए, आइन में तरमीम करके बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की डिफरेंट सेक्टर्स में दावत देंगे और उनकी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को कानूनी शक्ल देंगे। यानी आइन में बात दर्ज करेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सॉवरेन बैकिंग इसमें शामिल होगी और उनका सरमाया डूबेगा नहीं। ये एक पेचीदा प्रोसेस होता है जिसे इस वक़्त यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं, लेकिन इस किस्म के काम वो करेंगे ताकि पाकिस्तान में सरमाया आए और पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। थोड़ा टाइम उसमें लगेगा, लेकिन प्लान उनका यही होगा और यही अमरीकी और साम्राज्यी इस्तेमारी ताकतें ये बात नहीं चाहते। लिहाज़ा इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए ये जो कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा है, ये उसी का शाख़-ए-फ़साना है। अब देखते हैं कि क्या बनता है आने वाले दिनों में। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त और एक मरतबा फिर गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप मुत्तफ़िक होते हैं। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।